Hello students, in today's lecture number 5 on system of particles and rotational motion for class 11, we shall first derive a relation between linear velocity and angular velocity. Dear students, already we discussed the meaning of angular velocity. It is the rotational analog of linear velocity. All of you know it very well. Rate of change of angular displacement is known as angular velocity, and it is defined in case of rotational motion. रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। यानी जब हम सिंपल मोशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की, तो लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो किसकी बात होगी? लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी, इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और लीनियर वेलोसिटी को तो आप जानते ही हो, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन दोनों के बीच रिलेशन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रिलेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी। देखिए, यदि थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊं, ये हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की थी। इसका ये जो एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको फिक्स माना था। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वी कंसीडर्ड दिस पार्टिकल पी which is at a distance small r from this axis of rotation in perpendicular direction. So whenever there is the rotation of this rigid body in respect of this axis of rotation, then this particle P will follow a circular path around this axis of rotation. This V is the linear velocity of this particle at any time, and V dash is another value of linear velocity at any other time. Initially the particle is at point P, then after some time it is going to P dash position. Then you see the linear velocity, direction of linear velocity is changing continuously. We know in case of circular motion there is no change in speed, but there is a change in velocity because of change in direction, right? So this is the direction. If you want to know the direction of linear velocity at any point, what is to be done? You will just draw one tangent at that point. If you want to know the direction of linear velocity here, then you draw tangent here. If you want to know the direction of linear velocity here, then you draw tangent like this. किसी भी जगह आपको यदि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो लीनियर वेलोसिटी जब पार्टिकल P से P डैश पर जाता है तो इसके जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, एंगुलर पोजीशन में, वो डेल्टा थीटा से आ रहा है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। ये डिपेंड करेगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिंगर्स तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गया, और जो थंब है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। हमेशा एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, राइट? यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो थंब इस तरफ है, तो इस तरफ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए, जैसे इस तरीके से हो सकता है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये, और क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल की हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जब आप बात करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा पॉजिटिव होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी थीटा इंक्रीज होता है, तो जब थीटा इंक्रीज होगा तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? थीटा नेगेटिव होगा, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। और ये फॉर्मूला हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी के बराबर होती है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी।
और एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात मैंने की थी आपसे। एवरेज है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है तो ये टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम करेंगे तो वहां पर ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। उसके बाद में एंगुलर एक्सिलरेशन, हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो एंगुलर एक्सिलरेशन कहलाएगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर, आप सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। केवल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की आप बात करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। However, angular velocity and angular accelerations are vector. ध्यान रखिए, angular velocity is a vector, angular acceleration is also a vector, but angular displacement is not a vector. अब आप कहेंगे कि सर जब angular displacement एक वेक्टर नहीं है तो angular velocity कैसे वेक्टर हुआ, ये बात हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर, एंगुलर एक्सिलरेशंस आर आल्सो इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो ये बात हमने ऑलरेडी की थी। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच रिलेशन की हम बात करेंगे। तो देखिए यदि हम लीनियर वेलोसिटी के इसके रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक रिजिड बॉडी, वी कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। वी विल कंसीडर वन रिजिड बॉडी which will rotate about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये सपोज दिस इज द रिजिड बॉडी, ओके, दिस इज द रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी में मान लेता हूं कि दिस इज वन एक्सिस विच इज फिक्स्ड, दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज फिक्स्ड एक्सिस नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इस रिजिड बॉडी का जो रोटेशन है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, और ये एक्सिस मान लीजिए y है और ये मान लेता हूं मैं x है, और ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये रिजिड बॉडी है। इसमें कोई पार्टिकल, ये p मान लीजिए, ये पार्टिकल p है मान लीजिए, और ये पार्टिकल p एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। कहां पर है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेक्टर r, और ये cp हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है cp, cp इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, cp इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये पार्टिकल जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इस टाइप का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ये आप 2D देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ओवल शेप का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ ये पार्टिकल फॉलो करेगा, और इस पॉइंट पर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो v होगी। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करके आप इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पता कर सकते हैं। अब पार्टिकल p अपनी इस पोजीशन से यहां चला जाता है, मान लीजिए p डैश पर चला जाता है, p डैश पोजीशन पर चला जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, और ये कितने एंगल से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये एंगल मान लेता हूं डेल्टा थीटा है। कितना है, डेल्टा थीटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। क्या है ये एंगल, डेल्टा थीटा, यहां से यहां तक। जब ये पार्टिकल अपनी p पोजीशन से कहां चला गया, p डैश पर चला गया, तो p डैश पर लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो टेंजेंट है इस पार्टिकल की p डैश पोजीशन पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब ये cp है, ये cp डैश है, आप सब जानते हैं कि cp बराबर cp डैश होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो दोनों ही रेडियस हैं और दोनों ही किसके बराबर हैं, वेक्टर आर के बराबर मान लेता हूं मैं। ठीक है, वेक्टर आर के बराबर हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप इसको परपेंडिकुलर लिख लीजिए, यहां पर परपेंडिकुलर ये शब्द लगा दीजिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलिए ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया, डेल्टा थीटा या डी थीटा, जो भी आप लेना चाहें। अब देखिए आगे, अब आगे हम देखें कि जो लीनियर ये जो होगा P से P डैश, P से P डैश, देखिए ये R है, और यदि मैं कहूं कि ये R है, सिंपली इसको मैं R मान लेता हूं। ठीक है, इसको जैसे मैंने R माना, और ये R डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको R डैश मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं, तो R से R डैश पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, R से R डैश। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा एक तरह से, वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, P P डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P P डैश हो जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर होगा, ये P P डैश क्या है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। P से P डैश क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डेल्टा थीटा हुआ। कितना हुआ, डेल्टा थीटा हुआ। ठीक है, तो देखिए सिंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया पी पी डैश, पी से पी डैश पर जा रहा है पार्टिकल, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको मैं कह देता हूं, मान लीजिए डी आर है। कितना है, डी आर है। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा, या आप डेल्टा थीटा जो भी लिखना चाह रहे हो, डी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप जानते हैं जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर होगा वो क्या होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर होगा वो क्या होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं यहां पर, सिंस दिस डी आर जो कि क्या है, बेसिकली ये पी पी डैश है, ये क्या हो गया, आर्क हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, आर्क हो गया, और एंगल ये हो गया, और रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर लिख दीजिए, सिंस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये होता है। और यहां से मैं आर्क को निकालूं तो रेडियस इंटू एंगल आएगा, रेडियस इंटू एंगल लिखा जाएगा। आर्क क्या है, पी पी डैश, आर्क क्या है, पी पी डैश। रेडियस कितना, आर। भाई आर है या आर डैश है, आर, ये आर डैश के बराबर है या नहीं है, जिसको आप आर परपेंडिकुलर कह रहे हो, यही तो आर परपेंडिकुलर है। ये आर परपेंडिकुलर, ये आर इज इक्वल टू आर डैश, ये सब बराबर होंगे ना, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ऑलवेज इट विल बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे पार्टिकल यहां पर है, 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 कहीं भी है पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। और जो आपका एंगल होगा, एंगल कितना हुआ, फिर एंगल हुआ आपका डी थीटा, एंगल कितना हुआ, डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ, डी थीटा हुआ। कितना हुआ, डी थीटा हुआ। अब यहां पर आप सीधी सी बात है, देखिए यदि मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, पी पी डैश वेक्टर लिखता हूं, तो आर, ठीक है, आर, इसको क्या लिखूंगा, डी थीटा, इस तरीके से लिखूंगा यदि इसको वेक्टर लिखता हूं। और पीपी डैश क्या है आपका, डी आर है, पीपी डैश क्या है, डी आर है, और ये वेक्टर आर क्रॉस डी थीटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में यदि इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये क्या आ जाएगा, यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dr/dt ये होगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा d/dt r क्रॉस d थीटा, ये हो जाएगा r क्रॉस d थीटा हो जाएगा। अब r में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना टाइम के रेस्पेक्ट में, r में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, केवल किस में चेंज आ रहा है, d थीटा में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, d थीटा में चेंज आ रहा है। और ये क्या आ जाएगा फिर, r क्रॉस ओमेगा आ जाएगा, और ये dr/dt हो गया। बोलिए dr/dt क्या है, v है, लीनियर वेलोसिटी, और ये r क्रॉस ओमेगा आ गया, r क्रॉस ओमेगा आ गया। ये बेसिकली कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको आप रेडियस कह रहे हो, जिसको आप क्या कह रहे हो, रेडियस कह रहे हो, जिसको आप क्या कह रहे हो, रेडियस कह रहे हो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये रिलेशन आया कि नहीं आया, बोलिए। हम इस फॉर्मूले को लेकर के चले, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू ये आ गया, पीपी डैश को हमने ये आर्क का मतलब पीपी डैश हो गया, और जो रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इनटू क्या हो गया, एंगल, एंगल कितना है, डी थीटा, डी थीटा से चेंज आ रहा है एंगुलर टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट किया तो इस तरीके से, जब इसको वेक्टर प्रोडक्ट में लिखा इस तरीके से ये आ गया। अब आर का मैंने डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं किया है, क्यों, क्योंकि आर में चेंज हो ही नहीं रहा है, रेडियस तो वही रहने वाली है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने बाहर एज इट इज रख लिया, इस तरीके से लिखा। तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, या फिर इसको आप ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर भी लिखा जा सकता है, इसको ओमेगा क्रॉस आर भी लिखा जा सकता है, आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए, एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको, एक तरीका तो ये बता दिया, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन की मैंने यहां पर बात कर ली। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन, मैंने यहां पर एक रिलेशन आपको बता दिया। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, कैसे, v इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, r क्रॉस ओमेगा, ये लिखा ना, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिखा। अब यदि इसको मैं दूसरे तरीके से देखूं, तो यदि इसको मैं पोजीशन, लीनियर वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है, और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, तो उस केस में ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये ओपी, ये ओपी तो आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ओपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो यदि ये v है और यदि ये r है, तो ये क्या हो गया भाई, इस तरीके से मैं डायग्राम बनाने के आपको समझाऊं कि जैसे ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल p था, ठीक है, इस पार्टिकल p की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है ना, और ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन से ये जो है ये आपको पोजीशन वेक्टर बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका किसका, ये डायरेक्शन हो गया लीनियर वेलोसिटी का। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में ओमेगा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ओमेगा होगा। तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, r क्रॉस ओमेगा, v को क्या लिख सकता हूं, r क्रॉस ओमेगा लिख सकता हूं या नहीं भाई, ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू v, या r क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू v, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ओमेगा r और b, तो ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू v, या r क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू v, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर r क्या है, ये OP है, v इज इक्वल टू, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, v इज इक्वल टू r का मतलब OP, ठीक है, और ओमेगा को एज इट इज लिखा। अब ये OP क्या है, देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस थी, ये पॉइंट आपने क्या लिया था ऊपर, देखो जरा, ये पॉइंट क्या था C, और ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर कौन सा हुआ, ओमेगा हुआ, OC क्या हुआ, ओमेगा हुआ, OC क्या हुआ, ओमेगा हुआ, OC क्या हुआ, ओमेगा हुआ, OC हुआ या नहीं, ठीक है, और ये CP क्या हो गया,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो देखिए ये पॉइंट मैंने क्या लिया था, सी, ये पॉइंट सी लिया था। तो अब देखो ओपी को क्या लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी ओपी, ओपी शुड बी इक्वल टू वेक्टर ओसी प्लस सीपी, वेक्टर ओसी प्लस सीपी लिखेंगे या नहीं। ओपी को इस तरीके से लॉ ऑफ ट्राइंगल से लिख सकते हैं ना, ओसी और ये सीपी, ओसी और सीपी का सम जो है आर के बराबर होगा। यहां पर भी देख सकते हो ओसी प्लस सीपी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के। ओसी प्लस सीपी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के। तो ओपी की जगह मैंने ये लिख दिया क्रॉस ओमेगा। अब देखो जरा, व्हाट इज दिस ओसी, ओसी क्या है, ओमेगा है। ओसी क्या है आपका, ये ओसी ओमेगा, इस डायरेक्शन में ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा। और सीपी क्या है, व्हाट इज सीपी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक है, क्रॉस ओमेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप खोलते हो इसका, तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा ये आएगा, ओमेगा क्रॉस ओमेगा आएगा या नहीं आएगा। फिर अच्छा यहां पर प्लस है, ये प्लस है बेटा, ये प्लस चल रहा है ना, यहां पर ये प्लस है, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा प्लस आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा, यही आएगा ना, आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा आ जाएगा। अब सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है भाई, आई क्रॉस आई। अब जैसे ये ओमेगा है, ओमेगा बेसिकली किस डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में है। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन, के कैप हो गया, ठीक है। जेड को यदि हम के कैप लेते हैं तो ये सेम यूनिट वेक्टर्स का ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्या होगा, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, जीरो, प्लस ये एज इट इज लिख दिया आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा। तो देखिए जरा वही रिलेशन आ गया, आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा आ गया नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है। ये रिलेशन जो है v इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है, अलग अलग जगह पर जब पार्टिकल होता है, कभी एक बार पी पर था फिर पी डैश पर चला गया, तो जो लीनियर वेलोसिटी है डिफरेंट पोजीशंस पर, कहां पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग पोजीशन पर जब लीनियर वेलोसिटी की बात हम देखते हैं, तो यहाँ v है, यहाँ v डैश है, यहाँ कुछ और होगा, तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी या नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी की, स्पीड की बात नहीं हो रही है, स्पीड तो सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग जगह अलग अलग रहेगी इस पूरे सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है या नहीं, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा, जो पार्टिकल, यदि ये पार्टिकल P ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, लेकिन यदि कोई पार्टिकल इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स है। तो ध्यान रखिएगा लीनियर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। फिजिक्स का ध्यान रखिए इसमें कॉन्सेप्ट, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो सर्कुलर पाथ पर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग जगह होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं। देखिए, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी सिचुएटेड एट फार्थेस्ट पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। बिल्कुल होगा, कैसे होगा, देखिए जब r की वैल्यू ज्यादा होगी तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी। अब r परपेंडिकुलर ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर है, तो जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही ज्यादा दूर होगा। जैसे जैसे पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आएगा इसकी लीनियर वेलोसिटी कम होती चले जाएगी, है या नहीं। रिजिड बॉडी में ओमेगा तो सेम रहेगा ना, ओमेगा तो कांस्टेंट रहता है, एंगुलर वेलोसिटी सभी जगह कांस्टेंट होती है रिजिड बॉडी में, लेकिन लीनियर वेलोसिटी आप देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के से अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होती है। यदि कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना ज्यादा दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी,
और कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना नजदीक होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ये इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है या नहीं? आर जितना ज्यादा होगा v उतना ही ज्यादा होगा, आर जितना कम होगा v उतना ही कम होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी सिचुएटेड एट फार्थेस्ट पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम, whereas the rigid body linear velocity of a particle of a rigid body at the axis of rotation 0 हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने ज्यादा दूर है उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना क्लोज होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाएगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी इज सेम। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। दिस इज बिकॉज एवरी पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। बोलिए, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए आप, ये पार्टिकल P लिया है, आप P डैश कहीं भी ले लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं। ये आपका रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने ले लिया, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब देखिए एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल ये यहाँ पर है, ये P1 है मान लीजिए और ये P2 है। ठीक है या नहीं? ठीक है, अब देखिए जरा, ये P1 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ इस तरीके का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और P2 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ इस तरीके का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब P2 कुछ समय के बाद यहां आ जाएगा P2 डैश पोजीशन पर, P1 यहां आ जाएगा P1 डैश पोजीशन पर। तो यदि आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला जो एंगल है, ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। बॉडी कैसी है? रिजिड बॉडी है, तो एंगुलर जो एंगल होंगे, ठीक है, पार्टिकल कहीं भी हो, पार्टिकल चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज में है या फार्थेस्ट पोजीशन पर है, दूर है या पास में है, जो एंगल में चेंज आएगा वो तो सेम होगा। रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो सेम एंगल से रोटेट करेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल होगा, इस एंगल में जो चेंज आएगा डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी में, उन पार्टिकल्स के लिए जो एंगल में चेंज आएगा वो सेम आता है। जब एंगल में सेम आएगा, तो एंगल में चेंज सेम आता है, तो रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए रोटेटिंग बॉडी स्पीड्स अप इफ बोथ ओमेगा एंड अल्फा हैव द सेम साइन। मतलब रोटेटिंग बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है यदि ओमेगा और अल्फा सेम साइन के हैं। अब ये ओमेगा तो आप एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन है। अल्फा क्या है बेटा? एंगुलर एक्सिलरेशन है। तो यदि ओमेगा और अल्फा सेम साइन के हैं, यदि ओमेगा और अल्फा सेम साइन के हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है एंगुलर एक्सिलरेशन, और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। अब ओमेगा और अल्फा का सेम साइन होगा तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? रोटेटिंग स्पीड। रोटेटिंग स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी, स्पीड अप होगा। रोटेटिंग स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई ओमेगा का एंगल, ओमेगा का साइन वही है जो साइन अल्फा का है, तो जब ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में जो रोटेटिंग बॉडी की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। और यदि ओमेगा और अल्फा अपोजिट साइन के हैं, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा डिक्रीज होता है, ऐसे अपोजिट साइन के हैं, तो उस केस में जो स्पीड है वो डाउन हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है। इफ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए डिस्क रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यदि कोई डिस्क यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट होती है, ठीक है, इफ ए डिस्क रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, द सेंस ऑफ रोटेशन, the sense of rotation, the orientation of the axis of rotation and speed of rotation remains the same. क्या क्या बातें हैं? सेंस ऑफ रोटेशन, यदि कोई डिस्क रोटेट होती है सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए ये मान लीजिए डिस्क है,
ठीक है, ये डिस्क है, मान लीजिए ये इस टाइप की एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट होती है। ओमेगा जब कांस्टेंट होगा तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, यदि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही होगी, ठीक है या नहीं। तो जो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है डिस्क का, और जो ओरिएंटेशन है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन का, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही तो होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसका, ये वाला जो एक्सिस होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यदि ऐसे ही घूम रही है तो, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन भी वही होगा, ठीक है। और स्पीड जो होगी रोटेशन की वो भी सेम होगी जब ओमेगा सेम है तो। लेकिन जो एंगुलर एक्सिलरेशन होगा जब ओमेगा सेम है तो एंगुलर एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो एंगुलर एक्सिलरेशन, जब ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सिलरेशन में का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो फिर एंगुलर एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क। किसके ऊपर बात करेंगे, टॉर्क के ऊपर बात करेंगे। देखिए आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर आप टॉर्क को जाने अनजाने में अप्लाई करते हैं। जब आप किसी रूम का दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहां पर एक आप पर्टिकुलर फैशन में फोर्स लगाते हैं, पर्टिकुलर फैशन में फोर्स लगाते हैं, आप ध्यान रखिए, पर्टिकुलर फैशन में फोर्स लगाते हैं। जैसे कि ये दरवाजा है, यहां देखिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, इसको आप ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जहां से ये फिक्स होता है दरवाजा, और ये हिंग्स होते हैं, कब्जे जिनको कहते हो आप, जो आयरन के होते हैं, फिक्स होता है जहां पर, तो यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये फिक्स है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। इसमें भी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें भी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब देखिए इस पर फोर्स किस टाइप से लगा रहे हैं हम। ये आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बाहर वाले हिस्से का डिस्टेंस, तो यदि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो दरवाजा खुलेगा या बंद हो सकता है क्या, ना तो खुलेगा ना बंद कर पाओगे आप दरवाजे को ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हो इस तरीके से, जिस तरफ आ रहा है उसी तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। लेकिन यदि आर के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हो, आर के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ, है ना, इस जगह बाहर आर के परपेंडिकुलर इस जगह फोर्स लगा रहे हो, तो दरवाजा अब इस केस में बंद हो जाएगा, ठीक है। और यदि अपनी तरफ खींचोगे तो खुल जाएगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यदि फोर्स यहां पर लगाओगे आप तो दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। तो डिपेंड करता है कि आप दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। इस बात पर डिपेंड करता है दरवाजे का खुलना या बंद होना कि आप दरवाजे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस फैशन में लगा रहे हैं, किस टाइप से लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो देखिए वी नो दैट मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी होती है उसकी जो मोशन होती है, हम ये जानते हैं कि जो रिजिड बॉडी है उसकी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, इफ द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अलोंग ए लाइन, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ये तो आप जानते होंगे भाई। यदि कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये आपने मान लीजिए ये कोई एक आयरन का ये स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है तो रिजिड बॉडी है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आएगा रोल करते हुए, तो ये कौन सी मोशन में होगा, ये इसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी और साथ में रोटेशनल मोशन भी होगी। भाई पूरा की पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गई। और सभी पार्टिकल्स, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी जो है क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये रोटेशनल मोशन। यहां पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है तो रोटेशनल मोशन हो गया। अब ये एक जगह कहीं फिक्स नहीं है ना, लेकिन यदि आप इसको फिक्स कर दोगे एक जगह, जैसे पहिए को फिक्स कर दिया, मान लीजिए ये पहिए का शाफ्ट है और यहां पर पहिए को फिक्स कर दिया, तो पहिया ऐसे घूमेगा
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के फिक्स, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप फिक्स कर दोगे तो उस केस में ऐसे जैसे पहिया घूमता है, जैसे कि फैन घूम रहा है, फैन ऐसे सस्पेंडेड है इस रॉड से, मान लीजिए एक फैन सस्पेंडेड है और ये फैन की ब्लेड्स जो है ऐसे घूमती हैं नीचे, ठीक है, तो वो प्योर रोटेशनल मोशन है। लेकिन यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, हमने किसी जगह फिक्स नहीं किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों टाइप की मोशन होगी, ये आप सब जानते हैं। अगर ये प्योर ट्रांसलेशनल आपको बनानी है तो इसको आप स्फेरिकल लेने के बजाय रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ले लो और फिर नीचे लेके आओ। तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, क्योंकि उस केस में सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव करेंगे और एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। इफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अलोंग ए लाइन, जैसे कि पंखे में होता है कि पंखा एक रिजिड बॉडी मान लीजिए और जिस रॉड से वो सस्पेंडेड है उसको आप मान लीजिए क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदि उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में पंखा फिक्स है तो वो केवल और केवल कैसी मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, ये भी बात आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ ए बॉडी। भाई किसी, मान लीजिए ये ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट को आप नीचे की, जब इस पर फोर्स लगाओगे तभी तो इसकी ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज आएगा ऑब्जेक्ट की, बिना फोर्स लगाए इसकी ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज नहीं आ सकता। भाई इस जगह कोई ब्लॉक, मान लीजिए ये पेंसिल यहाँ रखी है और आप चाहते हैं कि इसमें ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ट्रांसलेशनल स्टेट में इसमें चेंज आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ ए बॉडी, दैट इज टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सिलरेशन। यानी लीनियर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से सिमिलरली द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रोटेशनल स्टेट, जिस तरीके से ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है जिससे कि लीनियर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, वैसे ही रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉर्क की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, टॉर्क की जरूरत होगी। फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ध्यान रखिए, फोर्स की जरूरत हमें कहां थी, ट्रांसलेशनल स्टेट में। लेकिन जब रोटेशनल स्टेट को आप बदलना चाहते हैं, जैसे ये जैसे पंखा होता है, पंखे को आप घुमाना चाहते हैं, मान लीजिए पंखा बंद है, स्विच आपने बंद किया हुआ है, फिर आपने मान लीजिए स्विच को बंद करके पंखे को हाथ से घुमाना है सावधानी से, तो पंखे को कैसे घुमाओगे, आप फोर्स लगाओगे। जैसे कि आपने दरवाजे को खोलना है या बंद करना है तो आप दरवाजे पर बाहर की साइड में जो है फोर्स पुश करते हो या पुल करते हो। जब दरवाजा एक तरफ से फिक्स है तभी तो ऐसा होगा, तभी तो उसका रोटेशनल स्टेट चेंज होगा। तो रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। फोर्स के बजाय क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे। तो टॉर्क इज नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। समझ में आ गई बात। भाई फोर्स का प्लेस किसने ले लिया रोटेशनल मोशन में, टॉर्क ने ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी था, तो रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी का जगह किसने ले लिया, एंगुलर वेलोसिटी ने। वैसे ही ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स है, तो रोटेशनल स्टेट को चेंज करना है तो किसकी जरूरत होगी, टॉर्क की जरूरत होगी। तो टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की और एग्जाम्पल भी मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अलग अलग आपको दिए, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर आप ये ब्लॉक रखते हो, तो यदि ये इस तरीके से आप मूव करना चाहते हो, इसकी ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करना चाहते हो, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि लीनियर एक्सिलरेशन इसको मिल जाए। ठीक है, वैसे ही यदि आप कोई मान लीजिए ये फैन है, ठीक है, ये फैन है और इस फैन पर मान लीजिए ये फैन है और इस तरीके से ये विंग्स हैं इसकी, इस तरीके से ये फैन है मान लीजिए। अब इस फैन को रोटेशनल मोशन में लगाना है, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके रेस्पेक्ट में ये फिक्स है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में जब ये फिक्स होता है तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। अब रोटेशनल स्टेट को इसकी चेंज करना है, तो रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क, इसे क्या कहते हैं? टॉ प्रोनाउंस करते हैं। और नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेटा टॉर्क। फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है इसका? ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? टॉर्क है। और प्रोनाउंस कैसे करेंगे? टॉ से करेंगे। तो टॉर्क क्या हो गया? जो फोर्स है ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज किया आपने, ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज किया तो फोर्स की जरूरत आई ट्रांसलेशनल स्टेट में। लेकिन रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए आपको किसकी जरूरत आई? टॉर्क की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करेंगे अब। ये मैंने आपको बता ही दिया। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स को समझने के लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वी टेक अनदर एग्जाम्पल टू नो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ए डोर। किसी डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है, तो ये एग्जाम्पल भी एक रोटेशनल स्टेट को चेंज करने वाला है जिसमें टॉर्क की जरूरत होती है। ए डोर इज ए रिजिड बॉडी। जो दरवाजा होता है वो रिजिड बॉडी होता है, विच कैन रोटेट about a fixed vertical axis passing through the hinge. What makes the door rotate? It is clear that unless a force is applied, the door does not rotate, but any force does not do this job. A force applied to the hinge line cannot produce any rotation at all, whereas a force of given magnitude applied at right angles to the door at its outer edge is most effective in producing rotation. It is not the force alone, but how and where the force is applied is important in rotational motion. समझ में आई आपको बात? मैंने आपको कहा था ऑलरेडी, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। इस एग्जाम्पल में डोर की ओपनिंग या क्लोजिंग का एग्जाम्पल है। इसमें केवल ये पर्याप्त नहीं। देखिए, ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करना है तो हम फोर्स लगा देते हैं, लेकिन रोटेशनल स्टेट को चेंज करना है तो केवल और केवल फोर्स से काम नहीं चलेगा। फोर्स के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि फोर्स किस जगह किस डायरेक्शन में लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस केस में क्या किया हमने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ दरवाजे का। भाई यहां पर फिक्स है, हिंज है, ये हिंज कहलाते हैं। ठीक है, हिंज के रेस्पेक्ट में ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये पेन मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ग्रीन पेन मान लेता हूं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब यदि फोर्स ऐसे लगा रहे हो और दरवाजा इसके रेस्पेक्ट में फिक्स है, और फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो दरवाजा क्या आपका घूम पाएगा? ना तो बंद हो पाएगा ना क्लोज हो पाएगा। ना तो बंद हो पाएगा ना क्लोज हो पाएगा। यदि दरवाजे को बंद करना है या क्लोज करना है तो आपको इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा, या ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी या तो नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा या ऊपर की तरफ। इस दरवाजे को खोलने के लिए आप इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो खुल जाएगा क्या? नहीं। ये तो किस डायरेक्शन में लगा दिया आपने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, यदि आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। ऐसे लगाते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाइए, ऐसे फोर्स लगाइए, ऊपर की तरफ मूव कीजिए दरवाजे को, या नीचे की तरफ मूव कीजिए, तो नहीं होगा ना मूव। ठीक है, इस पर फोर्स लगाओगे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। लेकिन आप दरवाजे पर बाहर के आउटर एज पर, इनर एज पर नहीं, ये इनर एज है और ये आउटर एज है। आउटर एज पर आपको ऐसे फोर्स नहीं लगाना है, ना तो नीचे की तरफ लगाना है ना ऊपर की तरफ। ऐसे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। आपको परपेंडिकुलर लगाना है, आउटर एज पर परपेंडिकुलर ऐसे पुश करोगे इसको तो दरवाजा बंद हो जाएगा, पुल करोगे अपनी तरफ तो दरवाजा खुल जाएगा। तो आपको केवल और केवल ये पर्याप्त नहीं है कि फोर्स लगाना है। फोर्स लगाने से रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा। केवल और केवल यदि आप फोर्स लगाते हैं तो रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। रोटेशनल मोशन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट को फोर्स के साथ साथ इट इज नॉट द फोर्स अलोन, बट
हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज इंपॉर्टेंट इन रोटेशनल मोशन। कैसे और कहां पर, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फोर्स के साथ साथ। तो ये बात भी आप आवश्यक रूप से यहां ध्यान रखिएगा। तो जो टॉर्क है, अब हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। सो टॉर्क मे बी डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। किसका वेक्टर प्रोडक्ट, टॉर्क में भी। अभी हमने इतना तो जान लिया, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ये जान लिया ना हमने। टॉर्क क्या है, रोटेशनल एनालॉग है किसका, फोर्स का। ये देखिए, ये ऑलरेडी हमने जान लिया, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, ये हमने जान लिया एग्जांपल के जरिए, ठीक है। जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए है, वही रोल प्योर रोटेशनल मोशन में रोटेशनल पोजीशन को चेंज करने के लिए जो एंगुलर एक्सिलरेशन आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की हेल्प से। और टॉर्क क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं है, ये फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी यहां पर इन्वॉल्व है। हाउ एंड वेयर यू अप्लाई द फोर्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टॉर्क may be defined as the vector product of the applied force and the perpendicular distance of the point of application, position vector। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप किसी मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये कोई एक एक्सिस है एक्स और ये एक्सिस है वाई, ठीक है, मान लिया ये पार्टिकल पी है। अब इस पार्टिकल की पोजीशन तो आपको पता चल जाएगी, ये रही पोजीशन, इससे ये पोजीशन पता चल गई, ओ से ये पोजीशन पता चल जाएगी आपको, ठीक है। अब इस पार्टिकल पर आप फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो केवल फोर्स लगाना पर्याप्त नहीं है, आपको ये देखना होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्शन हो गया आर का, ठीक है, ये तो पोजीशन का डायरेक्शन हो गया। आर के साथ कितना एंगल बनाते हुए आपको फोर्स लगाना है, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये आर है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा, और ये एफ, तो एफ आर साइन थीटा और एफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन बनेगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क में बी डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी ये जो फोर्स अप्लाइड किया है आपने, फोर्स लगाया है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो अप्लाइड फोर्स है, इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे कह सकते हो आप भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क कहलाता है, ठीक है। और टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं टॉर्क को, ध्यान रखिएगा, ना केवल रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यानी पोजीशन वेक्टर का। तो आर और एफ का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क जो है रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का, और इसे हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब हमने कोई ये पार्टिकल कंसीडर किया, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये पार्टिकल पी कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये पार्टिकल पी कंसीडर कर लिया। अब इस पर एक फोर्स हमने एफ अप्लाई किया,
ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। आर के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस पार्टिकल पी पर, ये पार्टिकल आपका पी, ये पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी, इस पर फोर्स एफ लगाया। किस तरीके से लगाया? इसकी पोजीशन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा पार्टिकल पी पर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो टॉर्क है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। टॉर्क कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा, आर क्रॉस एफ। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको आर क्रॉस एफ। देखिए आर क्रॉस एफ यानी इसको आप लिख सकते हो आप आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। आर साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जा सकता है, आर साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिख लीजिए। या फिर लिखिए इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू एफ साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो और आर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कर दो इसका। देखिए दो तरीके से बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आर और एफ साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ठीक है, टॉर्क कहलाता है। इसे हम क्या लिखेंगे? इसको देखिए आर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और इसे क्या लिखेंगे? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया, यानी इन जनरल हम क्या लिखेंगे? टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट यदि मैं बात करूं तो फोर्स न्यूटन में और आर मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस टॉर्क। ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। अब देखिए इस एंगल पर डिपेंड करेगा, यदि एंगल थीटा का वैल्यू 0 है तो टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि आर की डायरेक्शन में ही आप फोर्स लगा रहे हो, या फोर्स की डायरेक्शन में ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो आर का डायरेक्शन है, यदि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा, और यदि आर इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लगाओगे तब भी ये रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा। आर के अपोजिट, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 180 हो। देखिए केस 1 लेता हूं, केस 1, इफ थीटा इज 0 मीन्स फोर्स इज अलोंग आर, फोर्स इज अलोंग आर, तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो रोटेशनल, नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल या नो रोटेशन। यदि हम केस सेकंड की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले ले 0 डिग्री के बजाय, तो फोर्स इज एंटी पैरेलल टू आर। ठीक है, तो उस केस में भी टॉर्क क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भाई दरवाजे का एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिए। दरवाजे पर यदि आप दरवाजे के पैरेलल, मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसको दोबारा से देख लीजिए। ये तो हो गया 0 वाला केस, आर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो थीटा 0 हो गया। आर इस डायरेक्शन में है और एफ इस तरफ लगाओ तो थीटा 180 हो जाएगा, तब भी दरवाजा ना तो खुलेगा ना बंद होगा। ठीक है, तो दरवाजा खुलेगा या बंद, यानी रोटेशन नहीं आएगा। तो रोटेशन में यदि लाना है आपको ऑब्जेक्ट को, तो केवल और केवल कैसे आएगा? आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी, यानी आपको फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू आर, फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो
तो उस केस में टॉर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, और इस केस में रोटेशन आ जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, पूरी मुझे उम्मीद है। चलिए इससे आगे बात करेंगे। अच्छा, जैसे इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। ये जैसे इस कोई आप बोल्ट कसते हो या खोलते हो, तो ये कोई पाना है, उसकी हेल्प से इस बोल्ट को आप मान लीजिए खोल रहे हो, तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ आर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आर क्रॉस एफ से ये प्लेन बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर टॉर्क हो गया ना, क्योंकि ये जिस तरफ मूव करेगा, ये स्क्रू कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो टॉर्क ऊपर हो गया। लेकिन यदि आप स्क्रू को कसोगे तो फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज फोर्स क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, तो स्क्रू इस तरफ मूव करेगा, तो ये टॉ हो गया। यानी आर क्रॉस एफ के जो आर क्रॉस एफ से जो प्लेन बन रहा है, ये मान लीजिए आर क्रॉस एफ है पेपर, तो ये पेन जो है ये डायरेक्शन हो गया टॉर्क का, या तो अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ कब होगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप टॉर्क का ध्यान रखिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। थैंक यू वेरी मच।